गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट करा था मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में हमने लास्ट में डिस्कस करा था एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी जो एलिमेंट्स होती हैं उनकी ऐसी क्यों होती हैं, कोई भी एक एलिमेंट जो है दो एटम्स एक साथ में रहना क्यों पसंद करते हैं, एक साथ में 8 एटम्स एक साथ में रहना क्यों पसंद करते हैं, ठीक है। 8 का पेयर्स क्यों होता है या 2 का पेयर्स क्यों होता है, मोनो एटॉमिक क्यों होता है। तो वो सारा कुछ जो है स्टेबिलिटी के बेसिस पे है। जो अपने आप को जिस भी फॉर्म में अपने आप को स्टेबल बना सके उसी फॉर्म में स्टेबल होता है, ठीक है। जैसे क्लोरीन की बात करिए तो क्लोरीन के 2 एटम्स जो है हमेशा साथ में रहते हैं, 2 का पेयर होता है, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा सा बॉन्ड बनाते हैं जिसकी वजह से उनके बीच में स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी नहीं होती तो वो किसी से भी रिएक्शन कर रहे होते हैं और वो अपने ओरिजिनल स्टेट में पाए ही नहीं जाते, ठीक है। जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसको प्योर फॉर्म में पाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अब आगे आते हैं हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स की तरफ। लेकिन हाँ, इससे पहले आपको बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में जो आपका बुक में जो सारी चीज़ें दी हुई हैं उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं जो शायद इस वीडियो में हम नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ रीड के लिए है। उसको समझने की वो तो ऐसे ही मतलब पढ़ने से ही समझ में आएगा। तो मुझे लगता है कि उसको डिस्कस करने की अभी ज़रूरत नहीं थी। स्टिल अगर आपको डाउट होता है तो हम क्लासरूम प्रोग्राम जैसे स्टार्ट होगा हम सारा सिलेबस कंप्लीट करके वापस से जो चैप्टर आपको दिक्कत हो रही है पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो अभी आपको फोकस करना है एग्ज़ाम पे, ठीक है। एग्ज़ाम में सभी के बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए। क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी है और आई होप सभी लोग बहुत अच्छा करोगे। आप लोग वैसे भी मोस्ट सीनियर क्लास वाले हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप लोगों को एक छोड़ना है, एक बोलते नहीं कि स्टैंडर्ड छोड़ के आना है कि ये स्टैंडर्ड तो एटलीस्ट हर किसी का होना चाहिए, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मैं आप लोगों के नोट्स वगैरह देख के थोड़ा सा सेटिस्फाइड भी रहता हूँ इस चक्कर में कि आप लोग सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली अपने होमवर्क्स करते हो और अच्छे से करते हो। तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल आपको अप्रिशिएट करता हूँ मैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, अभी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स हमने पढ़ा ही था। तो उससे तो एलिमेंट्स ऑलमोस्ट एलिमेंट्स में जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वही हम अब कंपाउंड्स में वही सेम चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स एटम्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो जब भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो एक कंपाउंड बना देता है, ठीक है। तो कंपाउंड बनाएगा तो कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा उसको हम मॉलिक्यूल बोल देंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड्स, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इसमें वाटर तो एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सबसे इजी एग्जांपल है। ये तो हर जगह पे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक वाटर का एग्जांपल हो जाता है, एक सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल हो सकता है जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स तो आपको हमेशा रटे होने चाहिए कि कहीं पे भी आपको अगर लगे कि ये एग्जांपल आप दे सकते हो तो वहाँ पे आप ये एग्जांपल घुसा दिया करो, ठीक है। तो वाटर में कंबाइनिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक हाइड्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया। तो जहाँ पे हाइड्रोजन का दो एटम यूज़ हो रहा था वहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम यूज़ हो रहा था। इनको मिला के एक सिंगल यूनिट बना रहा है। मतलब हमेशा कोई सा भी एक सिंगल यूनिट ऑफ आप अगर वाटर लेना चाहोगे तो उसमें 2 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे और 1 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन होगा। यही रेशियो होता है, ठीक है। तो अगर और वैसे भी हमें पता था कि जो हाइड्रोजन होता है वो अगर अकेले रहता है तो फिर वो टू हाइड्रोजन एटम्स एक साथ में रहते हैं, H2 होता है। और ऑक्सीजन भी अगर अकेले रहता तो फिर O2 के फॉर्म में रहता। एक और कंपाउंड होता है जो H2O2 होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी यही मेन अपने टॉपिक पे ही रहते हैं। अगला एग्जांपल है अमोनिया। अमोनिया में आप देखते ही मतलब अगर आपको ये सिंबल दिया हुआ हो, इसी से ये जो फार्मूला दिया हुआ है इसी से आपको पता चल सकता है कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं और उनका रेशियो क्या क्या है। तो इसमें साथ साथ दिख रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन का एक एटम है तो हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड का भी है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन का एक है तो ऑक्सीजन का 2 है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl है, एक हाइड्रोजन है और क्लोरीन का एक है।
नाइट्रिक एसिड में HNO3, इसमें हाइड्रोजन का एक है, नाइट्रोजन का एक है और ऑक्सीजन का 3 है। सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें H2SO4, हाइड्रोजन का 2 है, सल्फ़र का 1 है और ऑक्सीजन का 4 है। अगर अदरवाइज़ सल्फ़र को इंडिपेंडेंटली रहना होता तो सल्फ़र के एक एटम 7 एटम्स के साथ में जुड़ा हुआ होता, तब जाके वो एक स्टेबल फॉर्म में रह पाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसको टोटल कितने एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, 4 2 6 एटम्स के साथ में जोड़ के ये स्टेबिलिटी मिल जा रही है इसको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एक ही फॉर्म में कोई भी एलिमेंट जो है, एलिमेंट या कोई भी आइटम स्टेबिलिटी पाएगा, किसी भी फॉर्म में स्टेबिलिटी पा सकता है। वो जो है वो उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से होता है, वो आपको देखना होता है कि ये इस पर्टिकुलर फॉर्म में स्टेबल होता है नहीं होता है। वो तो आपको जब आप रिएक्शंस वगैरह करते हो, आप लैब में जाकर रिसर्च करते हो, दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, तो वहाँ पे जब आपको नया कंपाउंड मिलता है तो फिर उसके बारे में आप पता करते हो कि ये चीज़ ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे रीज़न क्या होगा। जब आप रीज़न ढूंढते हो तो आपको पता चलता है कि ये चीज़ ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीज़न ज़रूर रहता है, स्टेबिलिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आयंस के बारे में कह रहा है, कंपाउंड्स कंटेनिंग मेटल एंड नॉन मेटल एलिमेंट्स कंटेन चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस। तो जो भी मेटल्स और नॉन मेटल एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर एक पर्टिकुलर टाइप का चार्ज होता है, ठीक है। उनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या फिर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होगा या फिर पॉजिटिव चार्ज बहुत कम होगा, जिसकी स्ट्रेंथ बहुत कम हो सकती है या बहुत ज़्यादा हो सकती है। ऐसे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो या फिर बहुत कम हो, ठीक है। तो आयंस यही होते हैं, जो भी चार्जेस होते हैं उन्हीं को हम, किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो भी चार्जेस होते हैं या एलिमेंट के एटम्स होते हैं उनके ऊपर जो भी चार्जेस होते हैं उन्हीं को हम आयंस बोल सकते हैं। आगे कह रहा है, एन आयन इज़ अ चार्ज पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो वैसे भी हमें पता था एलिमेंट्स में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो एटम होता है, ठीक है। अब वो एटम के ऊपर जो भी चार्ज होता है उसी को हम आयन बोल देते हैं, ठीक है। और वो नेगेटिवली चार्ज होता है या फिर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो उसकी कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बनावट कैसा है, उसकी सराउंडिंग कैसी है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज़ कॉल्ड कैटायन एंड अ नेगेटिवली चार्ज आयन इज़ कॉल्ड एनायन। अब कैटायन और एनायन हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है, कि कभी भी हम कैटायन की बात कर रहे हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम की बात कर रहा होगा या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा होगा, और जब भी हम एनायन की बात करेंगे वहाँ पे हम नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की बात करेंगे या नेगेटिवली चार्ज्ड एटम की बात करेंगे, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम से कंबाइन होने के फेवर में कितना ज़्यादा इसके पास स्ट्रेंथ है कि दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ में जुड़ सकेगा, इसी को जो है वैलेंसी बोला जाता है। तो वैलेंसी आपको आगे से ये भी याद रहेगा कि वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट किसी दूसरे सेम एलिमेंट के एटम्स के साथ में जोड़ने में कितना कैपेबल है, या दूसरे तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनसे जोड़ने में कितने कैपेबल है, वही उसकी कैपेसिटी बताता है वैलेंसी, ठीक है। अब ये कुछ आयंस हैं और उनकी वैलेंसीज़ के बारे में दिखाया हुआ है। वैलेंसी आप ऐसे बोल सकते हो ना कि कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर, ठीक है। अगर एक सिंगल चार्ज पार्टिकल है तो हम उसकी वैलेंसी 1 बोल देंगे, अगर 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं तो हम उसकी वैलेंसी 2 बोल देंगे, 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं तो उसकी वैलेंसी हम 3 बोल देंगे, तो एंड सो ऑन। तो अब सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम की का जो सिंबल है वो Na+ है। प्लस ऊपर की तरफ हम लिखते हैं, बगल में नहीं लिखते हैं, बिल्कुल साइड में नहीं लिखते हैं और कॉर्नर में भी नहीं लिखते हैं, जस्ट ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो Na+, कितना प्लस एटम्स है? सिंगल, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। पोटेशियम ऐसे K+ है, सिंगल प्लस है तो 1, इसकी वैलेंसी हो गई। सिल्वर का Ag+, तो वैलेंसी इसकी 1। कॉपर 1, कॉपर में भी कॉपर की कई सारी वैलेंसीज हो सकती हैं, कॉपर 1, कॉपर 2, कॉपर 3। तो अगर कॉपर 1 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कॉपर के ऊपर एक ही चार्ज पार्टिकल है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है,
तो इसकी वैलेंसी होगी 1। ऐसे मैग्नीशियम का Mg2+ दिया हुआ है, ठीक है। तो Mg2+ मतलब 2 चार्ज पार्टिकल्स है किसी एक मैग्नीशियम के एटम के ऊपर, तो इसको हम इसकी वैलेंसी हम 2 बोल देंगे। कैल्शियम की जो है कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो इसकी हम वैलेंसी 2 बोल देंगे। ऐसे जिंक की भी हम 2 बोलेंगे। आयरन 2 जब हम बात करते हैं तो आयरन के ऊपर 2 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, 2 पॉजिटिवली चार्ज आयन्स की बात करते हैं, तो उसकी वैलेंसी भी 2 बोल देंगे। कॉपर 2, इसकी भी 2 हो जाएगी। एल्यूमिनियम की 3 हो जाती है। एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव आयन्स होते हैं, तो इसीलिए इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। ऐसे ही अमोनियम का है NH4-। अच्छा, अब देखो, अब कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का H+ है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। क्लोराइड आयन जो होता है उसका कितना होगा? सिंगल माइनस है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। ब्रोमाइड का Br-, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। आयोडाइड का I-, ऑक्सीजन का 2-, O2- होगा। ये इसको सही कर लेना, O के ऊपर माइनस में 2 दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे नाइट्राइड जो आयन है उसका -3 में है, N-3। अब देखो, अमोनिया की जब बात करते हैं, अमोनिया का NH4 होता है। NH4 होता है, सॉरी, अमोनियम आयन जो होता है उसका NH4- होता है। अगर आप निकालना चाहो आराम से निकाल भी सकते हो, NH4 के ऊपर माइनस क्यों होता है। हाइड्रोजन का 1+ होता है, तो 4 हाइड्रोजन के प्लस हो गए, और नाइट्रोजन का 3- होता है मेरे ख्याल से। नाइट्रोजन का अगर 3- होएगा और 4+ हाइड्रोजन का हो गया, तो 4 अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, नाइट्रोजन का -3 और हाइड्रोजन का +4, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, सॉरी कुछ मेरे ख्याल से गलत हो रहा है, नाइट्रोजन का वापस से देखना पड़ेगा मुझे, मेरे ख्याल से इसको वापस से मैं देख के बताऊंगा आपको, उसको हम वापस से डिस्कस कर लेंगे। वैसे NH4- में होता है, तो ये आपको याद रखना है। ये मेरे ख्याल से -5 होगा तभी ये हो पाएगा। नाइट्रोजन का अगर -5 होगा और ये +4 होगा तभी -1 हो पाएगा। इसी वजह से NH4- इसके ऊपर एक सिंगल माइनस चार्ज होता है। ऐसे हाइड्रोक्साइड का OH- है, नाइट्रेट का NO3- है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का SCO3- है, कार्बोनेट का CO3 है। ये सारा आप खुद से निकाल सकते हो। वैसे जैसे एक और आपको निकाल के मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे डेटा अगर सामने दिया हुआ था तो ज़्यादा इजी होता। छोड़ो, इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। सल्फाइड का SO3 है, सल्फेट का SO4 है। तो देखो, सल्फाइड और सल्फेट, ठीक है, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना है। एक एक वर्ड में अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट आ जा रहा है, जिसकी वजह से पूरा कंपोजिशन ही चेंज हो जा रहा है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। फॉस्फेट का PO3- होता है, तो इन सब की वैलेंसी आप इससे बता सकते हो। अब देखो, होता क्या है कि जब कम्बिनेशन होता है तो कम्बिनेशन होना बड़ा ईजी होता है। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना टाइम इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए ओवर हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं आगे को, ठीक है। तब तक के लिए अभी तक का जो भी आपने लिखा हुआ है इसका नोट्स बना लेना। आगे हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं अगले घंटे। थैंक यू।